नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर जो कि है बायोलॉजी 11th-12th क्लासेस एंड नीट एग्ज़ाम। बच्चों, मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का मेन मोटिव है आप बिना किसी कोचिंग की हेल्प के सेल्फ स्टडी यदि आप मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहेंगे और वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी को बर्ड्स की डिकोडिंग करेंगे और उनको पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप खुद से आंसर फ्रेमिंग करना स्टार्ट कर देंगे और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। साथ ही आप किसी भी बेसिक कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के बाद तो वो भी आपको इससे क्वेश्चन बनने लगेंगे और नीट के लिए भी आपके इन क्वेश्चन आंसर की मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी। आपको आंसर जो राइटिंग है या आंसर के नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और अध्याय फर्स्ट से यानी चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हम सबसे पहले इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है जिसमें दो सेक्स यानी मेल होगा और एक फीमेल होगी। ये दोनों के गैमीट आपस में मिल करके जाइगोट बनाते हैं यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बाद जाइगोट बनता है। तो ये वाली पूरी प्रोसेस मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज़न से जाइगोट बनने की प्रोसेस या ये कहलाती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पौधों की बात करें तो पुष्पीय पादपों में ही पाया जाता है, बाकी में स्पोर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इत्यादि पाया जाता है। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है? असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक से मदहोश हो जाते हैं और उनके भरपूर रंग आदि ये सभी बातें उनमें लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। तो बच्चों ये जो हम अपने चारों तरफ अलग अलग रंग के, खुशबू के, शेप और साइज के जो फूल देखते हैं वो किस में सहायक होते हैं? उनके फ्लावर के लैंगिक प्रजनन में सहायक करते हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे लिए उपयोगी नहीं है, सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों पुष्प का अस्तित्व केवल हमारे लिए नहीं देखने के लिए कि हमने बुके बनाया इसमें लगा लिए, बल्कि ये जो डिफरेंट शेप साइज या फ्रेगरेंस के फूल या खुशबू वाले फूल होते हैं वो उनके लैंगिक जनन के लिए सहायक होते हैं। जैसे कि यदि बहुत ही अट्रैक्टिव फूल होगा तो उसकी ओर इंसेक्ट, तितली हुई, भौरा हुआ और सारे इंसेक्ट उसकी ओर आकर्षित करेंगे जो कि उसके परागण में सहायक होंगे और परागकण एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। तो इस वजह से इनका ये डिफरेंट शेप साइज कलर और फ्रेगरेंस होती है। अब क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में भी कि कौन से पादप वो लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा कि सभी पुष्पीय पादप लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। या आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है सत्य असत्य में क्या एंजियोस्पर्म लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं? एंजियोस्पर्म मतलब होता है बच्चों फ्लावरिंग प्लांट जिनमें पुष्प निकलते हैं, वो सारे प्लांट लैंगिक प्रजनन प्रदर्शित करते हैं। तो आपको या तो फिल इन दी ब्लैंक्स फॉर्म में या ट्रू फॉल्स फॉर्म में ये पूछा जा सकता है। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना की विविधता पर दृष्टि डालें तो वे अनुकूलन की एक व्यापक परिधि प्रदर्शित करती हैं ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। आइए इस अध्याय में आकार की संरचना तथा पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के प्रक्रम को हम समझते हैं। बच्चों ये पुष्पक्रमों, पुष्पों तथा पुष्पीय अंगों की संरचना यदि हम देखते हैं ये डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग तरह की होती है और ये एक तरह का अडेप्टेशन होता है उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो पुष्पक्रम बच्चों आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा होगा, लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको मैं समझा दूँ। पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है पुष्प अपने पौधे की ब्रांच से किस क्रम में जुड़ा है उसको हम कहते हैं पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, एक पढ़ा होगा रेसिमोस
यानी असीमाक्ष, और दूसरा पड़ा होगा साइमोस। तो जो रेसिमोस वाला होता है उसको मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में जो ब्रांच से जो फूल की डाल अपनी पुष्प पौधे से जो फूल के जुड़ने का क्रम होता है वो इस तरह होता है। सबसे ऊपर जो होता है वो न्यू फ्लावर निकलता है और उसके नीचे रहते हैं ये ओल्ड फ्लावर होते हैं। ये कौन सा होता है? असीमाक्ष या रेसिमोस, जिसमें कंटिन्यू यहाँ आगे जाएंगे ये न्यू निकलता आएगा न्यू। और असीमाक्ष मतलब इसके अक्ष की असीमित वृद्धि होना। असीमाक्ष माने अनिश्चित क्रम में ये बढ़ते जाना, ऊपर नया ये फ्लावर आता जाएगा और नीचे वाले ओल्ड होते जाएंगे। ये तो हो गया असीमाक्ष। अब दूसरा है ससीमाक्ष यानी साइमोस। तो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, ओल्ड वाला एक बार फ्लावर ऊपर एक बन गया, ये हो गया ओल्ड फ्लावर। अब ये अक्ष इसका नहीं बढ़ेगा, ठीक है, ये ससीमाक्ष। और नीचे जो है चारों तरफ इसके न्यू फ्लावर निकलते आएंगे। तो ये वाला कौन सा कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है साइमोस। ये इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोस। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि असीमाक्ष माने जिसके अक्ष की निरंतर वृद्धि हो, ऊपर नया नया फूल आता जाए। और ससीमाक्ष में क्या होगा? ससीमाक्ष में निश्चित वृद्धि होगी, ऊपर ओल्ड रहेगा फ्लावर और नीचे न्यू फ्लावर आते जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में हम पुष्पों की आकार की यानी मॉर्फोलॉजी, आकार की से मतलब होता है बच्चों कि उसकी संरचना किस तरह की है, उसकी संरचना किस तरह की है, वो हो गया आकार की, माने उसकी पत्तियों का क्रम, उसके फूल में क्या क्या पार्ट होती है, ये सारी स्ट्रक्चर तथा पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन की के प्रक्रम को समझेंगे। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है सबसे पहला, पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग। मतलब पुष्प जो होता है वो आवृत्त बीजियों का सबसे आकर्षक अंग होता है। प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का निकटस्थ संबंध रहा है। मानव के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक, सामाजिक तथा धार्मिक सांस्कृतिक महत्व की वस्तु रहा है। ये मानव द्वारा प्रेम, अनुराग, प्रसन्नता, विषाद, शोक आदि की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक हो रहे हैं। कम से कम ऐसे पास पुष्पों की सूची बनाएं जिनका आभूषणात्मक या श्रृंगारिक महत्व हो, जिन्हें घर एवं बगीचों में उगाया जाता हो। आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती या पुष्प कृषि के बारे में सुना है? इसका क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, हम अपने समाज में चारों तरफ देखते हैं कि बहुत से धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के समय हम हमेशा पुष्पों का उपयोग करते हैं। जैसे कहीं कोई नेता आया हो तो माला पहनाने के लिए, कोई त्यौहार हो भगवान का श्रृंगार करने के लिए। और साउथ इंडिया में तो स्त्रियां भी बालों में फूलों को सजाती हैं। अलग अलग आयोजनों के समय इन पुष्पों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या केवल इनका इतना ही महत्व है? ऐसा नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे कि ये और किस वजह से हमारे लिए उपयोगी हैं। और क्या आप बता सकते हैं कि ऐसे 5 पुष्प जो आपके घर में हमेशा पूजा में या किसी सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन में उपयोग किए जाते हैं और जिनको आप अपने टेरेस गार्डन में या अपने बगीचे में जो भी जिसके यहाँ हो वो लगाए हुए हैं? ऐसा लगभग सबके साथ है कि गुलाब से परिचित होंगे, गेंदे से परिचित होंगे। ये हमेशा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में उपयोग किए जाते हैं। और बच्चों, आप लोगों के ने एक वर्ड है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है पुष्पों की खेती करना या पुष्प कृषि। ये वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पुष्प कृषि यानी फ्लोरिकल्चर से मतलब होता है कुछ किसान होते हैं अपने आर्थिक लाभ के लिए खेती भी करते हैं पुष्पों की, जैसे कि गेहूँ उगाते हैं, धान उगाते हैं और भी चीज़ें उगाते हैं। ठीक उसी तरह से पुष्पों की भी खेती की जाती है। तो जैसे बड़े शादी समारोह या किसी बड़े फंक्शन में जहाँ बड़े उस पर डेकोरेशन करना हो तो फूलों की बड़ी मांग रहती है। तो पुष्प की कृषि को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। आपको ये याद रखना है। 1 वर्ड में नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जा सकता है।
और आपके बोर्ड में भी कि पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, तो पुष्पों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की एवं भ्रूण की आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। चित्र 1.1 आपको एक प्रारूपिक पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण कराने में सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें लैंगिक जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 इकाइयाँ होती हैं? बच्चों, आपने 11th में फ्लावर का डायग्राम पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, और नॉर्मली भी बच्चे जब फूल लेके उसको तोड़ के देखते हैं वो पेटल्स होते हैं, ठीक है। और इस पुष्प की संरचना को आपको इस वाले डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। तो आइए मैं आपको एक बार फिर से मेमोराइज करा देती हूँ कि इस पुष्प में कौन कौन सा भाग क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, पादपों की या पौधों की ब्रांच से जिससे फ्लावर जुड़ा होता है वो कहलाता है पुष्पासन या थैलेमस। ये कहलाता है पुष्पासन। और उसके ऊपर थोड़ा सा मोटा भाग हरा हरा होता है, ये इससे कुछ पत्तियां ग्रीन कलर की निकलती हैं। आप रोज़ फ्लावर को पलट के देखिए, पेटल को या गुड़हल के फूल को, उसमें ग्रीन कलर की ये वाली स्ट्रक्चर ये कहलाती है बाह्यदल। इसको हम कहते हैं बाह्यदल पुंज या कैलेक्स, इसको ही बोल सकते हैं ये। और उसके ऊपर आपको बच्चों ये दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, ये जो बहुत सारे ये दिख रहे हैं ये हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ग्रीन कलर से जो मैंने बनाए हुए हैं ये है पुमंग या एंड्रोशियम, ये है नर जनन अंग। ये कौन सी जनन अंग है? नर जनन अंग है पुष्प के। और उसके बीच में आपको ये मैं बना के बता रही हूँ आपको, ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये है जायांग या स्त्री केसर, ये मादा जनन अंग है। इसका ऊपर वाला भाग जो कहलाता है वर्तिकाग्र, उससे नीचे ये लंबी जो डंडी आपको दिखाई दे रही है ये कहलाती है वर्तिका। और नीचे वाला जो फूला हुआ भाग ये वाला दिख रहा है ये कहलाता है अंडाशय। और बच्चों इसमें जो ये वाली येलो कलर की ये जो पत्तियां दिख रही हैं ये कहलाती हैं पेटल्स या दलपुंज या पंखुड़ियाँ। यहाँ ये गलत इसमें कर दिया, यहाँ तक ही रहना चाहिए था। ये कहलाती है पंखुड़ी। अब मैं इसको आपको अलग से बना के बताती हूँ तो शायद आप मेरे साथ इसको याद कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये वाला बच्चों, यदि हम पुष्प का ये वाला भाग देखें तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट, ठीक है। इसको हम पूरे कहेंगे जायांग। और इसके साथ लगा हुआ पुमंग या एंड्रोशियम, ये नरजनन भाग है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप ये कहलाते हैं दलपुंज, और ये कहलाते हैं बाह्यदल पुंज। ये थैलेमस है जिस पे कि पुष्प लगा होता है, और ये थैलेमस या पुष्पासन। और ये होता है अंडाशय। ये वर्तिका और ये अंडाशय। तो बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि पौधों के नर एवं मादा जननांग भागों के नाम बताइए तो ये आप आसानी से बता पाएंगे। और इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए इस डायग्राम की, टिपिकल फ्लावर की। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आसानी से पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये सिर्फ ऐसे ही बना हुआ आ सकता है, और इसको आपको लेबलिंग करके बताना होगा। बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि जैसे आपको ये डायग्राम पूरा बना के दे दिया फ्लावर का, अब इसमें यहाँ पे डाल दिया नंबर 1 या कुछ भी डाल दिया, यहाँ नंबर 2, यहाँ नंबर 3 और यहाँ नंबर 4। यहाँ पे आपको ये लेबलिंग नहीं मिलेगी जो कि ये दी हुई है, आपको ये सब लेबलिंग करनी होगी और आपके उतने मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो बच्चों,
मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप लोग इसकी डायग्राम को ड्रॉ करके और इसको आप प्रैक्टिस करिए। अब यदि आपको इसमें कोई दिक्कत होती है बनाने में तो आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करिए। मैं इसको आपको सरल करके यूट्यूब के ही शॉर्ट पर इसको डायग्राम को बनाने की ट्रिक बता दूंगी कि कैसे बहुत जल्दी ही और आप इसको याद कर सकते हैं यदि आप ऐसा चाहें तो। अब है एक आगे बढ़ते हैं। एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की भ्रूण आश्चर्य तथा लैंगिक जनक स्थल है और आपने 11 में पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। आपको एक प्रारूपिक पुष्प के विशिष्ट अंगों को पुनः स्मरण कराने में ये सहायक होगा। क्या आप एक पुष्प के 2 अंगों के नाम बता सकते हैं जिनमें जनन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 इकाइयाँ होती हैं? तो बच्चों ये मुझे कमेंट करके बताइए कि पुष्पों में लैंगिक जनन विकास की 2 महत्वपूर्ण इकाइयाँ कौन सी हैं। अभी मैंने आपको ये बताई थी, तो आप मुझे निश्चित ही इसमें कमेंट करके बताइए। अब नेक्स्ट हम आगे स्टार्ट करते हैं निषेचन, पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो मेल और फीमेल के गैमीट के संलयन को हम कहते हैं निषेचन। अब इसके पूर्व में यानी निषेचन होने के पहले कौन सी संरचनाएं बनती हैं फ्लावर में और क्या ऐसी घटनाएं होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पादप में वास्तविक रूप से पुष्प विकसित होने से पूर्व यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आने वाले हैं। अनेकों हार्मोनल एवं संरचनात्मक परिवर्तनों की शुरुआत होने लगती है जिसके फलस्वरूप पुष्पीय आद्रक या फ्लोरल प्राइमोर्डियल के मध्य विभेदन एवं अग्रिम विकास प्रारंभ होते हैं। पुष्पक्रम की रचना होती है जो पुष्पीय कलिकाएं और बाद में पुष्प को धारण करती हैं। पुष्प में नर एवं मादा जनन संरचनाएं पुमंग तथा जायांग में विभेदित एवं विकसित रहती हैं। आप याद करें कि पुमंगों से भरपूर पुंकेसरों का एक गोला नर जननांग तथा जायांग मादा जननांग का प्रतिनिधित्व करता है। तो बच्चों पादप में जब भी कभी पुष्प आने हो तो उसके पहले ही यह तय हो जाता है। आप भी अपने टेरेस गार्डन में कभी फ्लावर आते हुए यदि देखा हो आपने तो आप उसको देख के ही बता सकते हैं कि उसमें अब फ्लावर आने वाला है, क्योंकि फ्लावर आने के पहले उसमें कई सारे फ्लावर आने के लिए क्या होगा, अनेक हार्मोनल चेंज होंगे। हार्मोन्स आएंगे तो उसमें करीब बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज भी होने लगेंगे और एक पुष्पीय आद्य की जिसको कि हम फ्लोरल प्राइमोर्डियल कहते हैं। फ्लोरल प्राइमोर्डियल से मतलब होता है बच्चों कि पुष्प के अग्रभाग में जो पौधा होता है उसके अग्रभाग में शाखा के कुछ ऐसी संरचनाएं दिखने लगती हैं जिसे हम कह सकते हैं अब इसमें फूल आने वाला है। उसको ही फ्लोरल प्राइमोर्डिया या पुष्पीय आद्यक कहते हैं। अब जैसे कि बच्चों मनुष्य में भी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हार्मोनल चेंज आते हैं। किसी में लड़कों में दाढ़ी आने लगती है, आवाज़ भारी होने लगती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होने लगती है। तो ये सारे हार्मोनल चेंज होते हैं। ठीक उसी तरह से हार्मोनल चेंज प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स में जब कभी भी लैंगिक जनन के लिए पुष्प आता है उसके पहले फ्लोरल प्राइमोर्डियल बनता है जिसके जो पौधों की शाखा के अग्रभाग होती हैं उसमें पुष्पक्रम की रचना होती है जो बाद में फ्लावर बड बनती है। फ्लावर बड मतलब जिसमें कि कलियां जिसके कि फूल विकसित होता है और बाद में ये पुष्प का रूप धारण कर लेती हैं। अब पुष्प में नर मादा जनन संरचनाएं पुमंग है और दूसरा है जायांग, जो कि आपको 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि पुष्प में नर एवं मादा जननांग के नाम लिखिए। तो नर जननांग है पुमंग एवं मादा जननांग होता है जायांग और इसमें ये पौधा विभेदित होता है। अब जो पुमंग होते हैं यानी एंड्रोशियम होते हैं उनकी संरचना यदि हम देखें और संख्या वो अलग अलग पौधों में अलग अलग होती है, शेप भी अलग अलग होता है। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण। तो बच्चों ये कमेंट करके बताइए ये पुंकेसर या एंडोशियम पौधे का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो चित्र 1.2
एक विशिष्ट प्रारूपी पुंकेसर को दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें एक लंबा पतला डंठल तंतु फिलामेंट कहलाता है, जो अंतिम सिरा सामान्यतः द्विपालिक संरचना परागकोश कहलाता है। तंतु का समीपस्थ छोर पुष्प के पुष्पासन या पुष्प दल से जुड़ा होता है। पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई भिन्न भिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। अगर आप 10 पुष्प में से एक एक पुंकेसर एकत्रित करें और उन्हें स्लाइड के नीचे रखें तो आप देखेंगे कि इनके आकार में बहुत भिन्नता है जो प्रकृति में विद्यमान है। एक विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से प्रत्येक पुंकेसरों का हम सावधानी पूर्वक अवलोकन तथा स्पष्ट चित्र के माध्यम से विभिन्न पुष्पों में परागकोशों के जुड़ाव तथा आकार की व्यापकता को समझा जा सकता है। तो बच्चों यहाँ हम देखें ये पुंकेसर है, तो पुंकेसर में जो पुंकेसर या फिलामेंट पुंकेसर या एंडोसियम की संरचना ये जो वाली ये दी है ये टिपिकल होती है। इसका ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है? ये वाला भाग कहलाता है परागकोश और हर एक भाग दो भागों में बटा होता है। एक ये है और दूसरा नंबर ये है। ठीक इसी तरह से पीछे होगा तो ये द्विपालित प्रत्येक होती है, दो होंगी तो इसमें 4 होंगी। और ये वाला भाग कहलाता है परागकोश और ये परागकोश एक लंबी डंडी के द्वारा फूल के भाग से जुड़ा होता है जिसको कि हम फिलामेंट या तंतु या डंठल कहते हैं। अब इसी एंडोसियम एक प्रारूपी पुंकेसर में हम इसकी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें जो कि इसको यहाँ से काट के दिखाई गई है। तो ये वाला भाग कहलाएगा फिलामेंट और ऊपर की यदि आप देखेंगे तो ये बाइलोब्ड होती है, माने एक ये लोब और ये दूसरा लोब और ये पूरा एक नीचे तक खांचा इसका बना हुआ होता है और इस सब के अंदर ये यहाँ पे परागकण भरे हुए होते हैं। तो इसमें यदि हम आपसे कमेंट में पूछें कि ये जो परागकणों से भरी ये जो पूरा परागकोश है इसमें कितने कोष्ठ होते हैं तो आपको खुद ही दिख रहे हो। जब बाइलोब्ड है इसमें 1 2 और 3 4 तो द्विपालित होता है, लेकिन कोष्ठ कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब आइए हम इसके देखें। तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है बच्चों? ये कहलाता है परागकोश, ये फिलामेंट या तंतु के द्वारा नीचे जुड़ा हुआ होता है। अब यदि हम ये पुंकेसरों की संख्या प्रत्येक पुष्प में यदि हम 10 अलग अलग स्पीसीज के पुष्पों से मतलब पुमंग को एकत्रित करें तो इनकी संख्या और जो परागकोश है उसके डंठल या तंतु से जुड़ने का क्रम अलग अलग होता है और ये हर में डिफरेंट होता है। अब एक प्रारूपिक आवृत्ति बीज परागकोश द्विपालित होता है। बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बाइलोब्ड यानी 2 लोब में बटा होता है और प्रत्येक लोब में प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होती हैं, अर्थात ये द्विकोष्ठी होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक प्रारूपी आवृत्ति बीजी के परागकोश खालिस्तान होते हैं, तो प्रारूपिक आवृत्ति बीजी के परागकोश कैसे होते हैं? द्विपालित होते हैं। आपको मैं यहाँ बता दूँ, देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये प्रारूपिक आवृत्ति बीजी के जो परागकोश हैं वो द्विपालित दिखाई दे रहे होंगे। द्विपालित से मतलब यहाँ देखिए आप, ये दिख रहा है आपको एक पाली, एक लोब, 2 लोब, ये कहलाता है। तो ये पूरा ये एक और ये दूसरा। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये जो पूरा एक साइड का बाइलोब्ड है दूसरे साइड का भी बाइलोब्ड है, तो इसमें कितने द्विपालित है तो कोष्ठ कितने होंगे? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 3 और ये 4, कैसे भी गिन लो, 1 2 3 4। और अब आपको इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कि जो आपको दिख रहे हैं ये इसके अंदर भरे हुए परागकण हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये परागकोश कहलाता है और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस जो कि ऊपर से नीचे तक जो खांच दिखाई दे रही है वो आपको लाइन ऑफ डेहिसेंस और जिससे ये जुड़ा हुआ है ये डंठल या तंतु या फिलामेंट कहते हैं। और ये पूरी परागकोश माने ऐसा कोष्ठ जिसमें पराग भरे हों, पराग मतलब परागकण। बच्चों आपको आशा है कि ये वाला डायग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप
पूछ सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं आगे। आइए परागकोश के एक अनुप्रस्थ काट में विभिन्न प्रकार के ऊतकों तथा उनके संयोजन को समझें। अब चूंकि परागकण ये किसी न किसी ऊतक कोशिका से बना होगा, तो उसका किस प्रकार का संयोजन होता है एक पुमंग में यानी उसके परागकोश में, इसको हम देखेंगे। एक परागकोश कैसी द्विपालित प्रकृति परागकोश के अनुप्रस्थ काट में बहुत ही पृथक एवं सुव्यक्त होती है। परागकोश एक 4 दिशीय चतुष्कोणीय, ये मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरह से चतुष्कोणीय होती है, जिसके चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी समाहित होती है। अभी लघु बीजाणुधानी क्या है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे ये बाइलोब बताए थे, ये एक कोश कहलाता है लघु बीजाणुधानी। तो कितने होंगे, चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी। अब लघु बीजाणु में एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, परागकोश एक कैसी संरचना है, चतुष्कोणीय संरचना है। परागकोश में क्या विकसित होता है, तो परागकोश में परागकण विकसित होते हैं। ये बच्चों आपको किसी भी तरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया कि ये परिपक्व परागकोश में कितनी लघु बीजाणुधानी होती हैं, अब आप बताइए मुझे कितनी लघु बीजाणुधानी अभी मैंने आपको बताई थी। यहाँ पे देखिए डायग्राम में कितनी है, आप खुद से ही बता देंगे कि भाई 4 हैं, 1 2 3 और ये हो गई 4। तो ये आपको लघु बीजाणुधानी में क्या विकसित होता है, परागकण विकसित होते हैं, जो प्रत्येक पाली में 2 होती हैं। एक लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर क्या बनाती है, पोलन सेक्स या परागपुटी। पोलन सेक्स मतलब होता है जिसमें पोलन बनते हैं, पोलन माने परागकण बनते हैं। एक अनुलंबत परागकोश की लंबाई तक विस्तारित होती है और परागकणों इसमें ठसाठस भरे होते हैं। मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, लंबाई में पूरी तरह, जैसे एक फ्लास्क होता है ना या गिलास को समझे, ये पूरी किससे भरी होती है, इसमें पूरे क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं।